Hello students, and once again welcome to the learning platform of Braintree Infotech. I am your tutor mentor Anisha Sheikh and this is today's lecture. As you all know, we are studying voice, and in voice we have already studied present indefinite tense, past indefinite tense and future indefinite tense, and we have already discussed some questionnaire regarding all those tenses. And now today's topic can be present continuous tense. प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस को शुरू कर रहे हैं आज, क्योंकि मैं आपको शुरू से बता चुकी हूँ हम लोग इंग्लिश की ग्रामर को स्टडी कर रहे हैं, सीख रहे हैं अपनी हिंदी लैंग्वेज के साथ। तो मैंने कोशिश की है आपको हर बार हर चीज़ को इंग्लिश में लिखने के बाद हिंदी में पूरी तरह से समझाने के लिए। तो आज जैसा कि हम बता चुके हैं कि हम आज स्टडी करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और हम चारों सेंटेंस मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव, चारों सेंटेंसेस को कैसे एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, साथ में सीखेंगे उसका एक एग्जाम्पल। उसके पहले देखिए, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस जब भी इस्तेमाल होता है तो उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया से पहले आती हो, मेन वर्ब से पहले आती हो। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के पास तीन हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, एम और आर। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में आने वाली मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया होती है V1 प्लस ING, जिसको ऑफकोर्स आप V4 भी कह सकते हैं, और अगर आपको और अच्छे से आता हो तो इसका नाम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपके लिए क्लियर कर दिया है कि जो हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो किन किन सब्जेक्ट के लिए आती है। इस जो हेल्पिंग वर्ब है, जिसका कि हिंदी अगर हम करें तो उसकी हिंदी होती है तो नहीं सॉरी है ओनली। तो इसके बाद इसके पहले जो आने वाला आपका नाउन या सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर नाउन हो सकता है, प्रोनाउन में वो ही, शी, इट में से कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, जिसका हिंदी में अर्थ हो जाता है ये बिंदी वाला, राइट, जहाँ मतलब प्लूरल वाली बात हो। तो जो आर है उसके लिए सब्जेक्ट होना चाहिए, वो सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल नाउन का होगा। प्रोनाउन होंगे तो वी, यू, दे हो सकता है, और आई के साथ हमेशा ही एम लगता है, और एम को हिंदी में कहते हैं हूँ। तो इस तरह से डिस्कस करेंगे। आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग कहाँ कहाँ आपको इस, आर और एम का यूज़ करना है मैंने वो बता दिया आपको, और मेन वर्ब कौन से लगाने वाले हो, V1 और ING। अब इसको करते हैं रब, और इसके बाद देखते हैं कैसे एक एक्टिव सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का पैसिव बदलता है। आप जानते हैं हम शुरू से ही 4 अलग अलग सेंटेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन बनाते आए हैं। तो सबसे पहले हमारा सेंटेंस आज भी हो जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस है, और क्वेश्चन आपको किस तरीके से मिल रहा होगा उसको देखिए। माने एक्टिव आपको जो फॉर्मेट ऑलरेडी पहले से मिल रही होगी वो कैसी होगी, आपको मिल रहा होगा एक सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब, HV लिखा है मैंने इसीलिए आपके लिए शॉर्टकट में, मिल रहा होगा कोई ना कोई HV, माने आपको मिल रहा होगा इज, एम, आर, तीनों में से कोई एक चीज़। इसके बाद आपको मेन वर्ब मिल रही होगी, वो कैसी होगी, V1 ING के फॉर्म पे, और आखिर में आपको मिल रहा होगा ऑब्जेक्ट। यही करते आए ना हम लोग। हमने जितनी दफ़ा भी पैसिव वॉइस बनाए हैं तो हमने हमेशा रूल्स को फॉलो किया। अगर आपको ध्यान है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसी जगह चेक कर लीजिए। आपने पहले पॉजिटिव सेंटेंस का एक्टिव, माने इस फॉर्मेट पे आपको क्वेश्चन मिल रहा होता है, आपको जब आंसर बनाना है तो कैसे बनाना है। अब ये वाला फॉर्मेट क्वेश्चन में मिल रहा है, आंसर बनाए, माने इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस में आप क्या करोगे, तरीका वही है, आप कॉन्टीन्यूअस टेंस करो, आप परफेक्ट टेंस करो, आप करो इंडेफिनिट टेंस। तरीका वही है कि आपको एक्टिव से पैसिव में कैसे जाना है। आपको आपके ऑब्जेक्ट को उठाकर आगे ले आना है, इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कहीं बाहर से नहीं आएंगी। ऑलरेडी कॉन्टीन्यूअस टेंस में 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ने प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस से इज, एम, आर बोरो किया, लेकिन क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के पास तो अपनी ऑलरेडी है हेल्पिंग वर्ब्स, तो वो कहीं से बोरो नहीं करेंगे। यहाँ पर भी इज, एम, आर में से कोई एक होगा, यहाँ पर भी इज, एम, आर में से कोई एक होगा इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है,
उसके बाद आपने क्या करना होता है, आपको मैंने बताया है पैसिव वॉइस किसी भी चीज़ का वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन यहाँ थर्ड फॉर्म लगाने से पहले आपको इस ing को एडजस्ट करना होगा। ये ing जब पैसिव वॉइस में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा और यहाँ पर ये ing क्या बन जाएगा, बीइंग। ठीक है जी, तो जो ये ing क्या बन गया आपका, बीइंग। अब इस बीइंग के बाद आपने लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज आप पैसिव वॉइस किसी भी चीज़ का कर रहे हो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी रहती है, राइट। इतना हो गया। अब इसके बाद लगाते हैं अब अपनी एक प्रीपोजिशन जिसको हम बोलते हैं बाय। और मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ कि हर बार ही प्रैप बाय का यूज़ होगा, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, इसके अलावा भी कोई और प्रैप आ सकती है। अभी लिखानी बाकी है, एक पूरा टेंस फॉर्मेट कर दूँ, उसके बाद मैं आपको बाय के अलावा कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यानी कि प्रीपोजिशंस आती हैं ऑफकोर्स मैं आपको वो लिखाऊंगी। अब क्या करना है, अब आपने अपने सब्जेक्ट को एंड में ले आना है। कौन सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट। अगर ये कोई प्रोनाउन है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस आप यहाँ ले आएंगे, अगर ये कोई नाउन है तो ये सेम रह जाएगा। अब एक क्वेश्चन के थ्रू ट्राई करते हैं। सपोज ऐसे लिखा होता, तो इसको ऐसे नहीं करते, इसको ऐसे करते, रब कर दूँ जरा। ही इज बीटिंग अ स्नेक और फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के हिसाब से क्वेश्चन बन रहा होता है। तो देखो ध्यान से, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ही आपका सब्जेक्ट है ये वाला, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है यह वाली, बीटिंग आपका V1 और ing है। यहाँ पे ना मैं स्नेक को चेंज करके स्नेक्स कर देती हूँ किसी रीज़न की वजह से, और ये स्नेक्स हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो रहा है, ही इज़ बीटिंग स्नेक्स। वैसे स्नेक्स को बीट करना तो हालांकि बहुत ही एक, चलो खैर जो भी ये सेंटेंस बनाई लो किसी तरीके से वेड़ो बात है। कौन मार रहा है, कोई ही मार रहा है। किसको मार रहा है, स्नेक्स को मार रहा है। कौन सा काम कर रहा है, मारने का काम कर रहा है। तो किसको मार रहा है या क्या मार रहा है अगर आपके सेंटेंस में आता है तो ऑफकोर्स वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये एक थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है जो कि सिंगुलर होता है। सिंगुलर के साथ हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर की लगी हुई है। लेकिन जब आपने ऑब्जेक्ट को, अब क्या करना है, आपने रूल क्या बोल रहा है, पहले आपने ऑब्जेक्ट ये लिखा है, ऑब्जेक्ट ये लिखा है ऑब्जेक्ट, आपने इसको उठाई कहाँ ले आना है, नंबर 1 पे। ये ले आए आप स्नेक्स को नंबर 1 पे। ठीक है, अब हमेशा ये नहीं होगा कि अगर आपके क्वेश्चन में इज लगा है तो आंसर में भी इज ही लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको इज एम आर को इंटरचेंज करना पड़ेगा, माने इसकी जगह आर की जगह इज और एम, या फिर इसकी जगह इज भी आ सकता है। आपको फोकस करना है आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये कैसा है, ये ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल वाला है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ देर पहले ही लिखा था कि प्लूरल के साथ हमेशा आर लगता है और इज नहीं लगता। तो क्वेश्चन में तो इज आया बिकॉज इज, इसके लिए सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर था ही। लेकिन अब की बार ऑब्जेक्ट कैसा है, स्नेक्स, ये प्लूरल है, तो अब की बार आप इज नहीं लगाकर अब की बार ऑफकोर्स आपको लगाना पड़ेगा आर। नंबर 2 पे आ गया आपका हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 पे क्या लगाना है आपने, ये ऑफकोर्स आपको क्या लगाना है, ing को चेंज करके आपको लगाना है बीइंग। ये लगा दिया आपने बीइंग। उसके बाद आपने क्या लगाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कौन है, ये है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बीट। बीट की सेकेंड फॉर्म बेट और थर्ड फॉर्म होती है बीटन। फिर क्या लगाना है आपने, फिर आपने लगाना है बाय। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट को चेंज करके बनाना है ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या लिखा है, ही एक प्रोनाउन है, मैं करा चुकी हूँ बिल्कुल शुरुआत में वॉइस की इंट्रो में। ही एक प्रोनाउन है, जब ये लास्ट में जाएगा तो ये कन्वर्ट करके बन गया हिम। आप यहाँ पे कर देंगे हिम, बन गया आपका आंसर। तो कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हम लोग एटम बम का फॉर्मूला बना रहे हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा। सिंपल सी बात है, इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दो इस तरीके पे। अपने सेंटेंस में आने वाले ऑब्जेक्ट को आगे ले आओ, ऑब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगा दो, ing की जगह बीइंग लगा दो, V1 की जगह V3 लगा दो, फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को एंड में ले आओ, बन गया। क्वेश्चन था आपके पास, ही इज बीटिंग स्नेक्स,
ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट था, इज लगा हुआ था। स्नेक्स आपका प्लूरल ऑब्जेक्ट जब आगे आया तो इसके हिसाब से इस तो नहीं आएगा, बिकॉज ये प्लूरल है, प्लूरल में लगता है आर, तो आपने आंसर बोल दिया स्नेक्स आर बीइंग। ये बीइंग कहाँ से आया? आईएनजी से बन के आया। ये कहाँ से आया? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म बन के कहाँ से आई? बी वन से बन के आया, ठीक है। बाय लगा दिया। हिम कहाँ से आया? ही की जगह आया। ही का ऑब्जेक्टिव होता है हिम। अगर आपने नहीं देखा तो चैप्टर का नाम है वॉइस इंट्रो, वहाँ जाके देखिए। ही की जगह हिम होगा, शी की जगह हर होगा, आई की जगह मी और वी की जगह होगा अस, ठीक है बच्चा पार्टी। तो ये हमने पहला सेंटेंस डिस्कस किया, किसका? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। पॉजिटिव सेंटेंस एक्टिव होगा तो ऐसे, पैसिव होगा तो ऐसे, और ये रहा इसका एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा, और ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, इसमें तो आपको उलझना चाहिए भी नहीं। अगला सेंटेंस डिस्कस करते चलो मिलके हम लोग। अगला सेंटेंस जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है जी। देखो कैसे काम करता है वो। अब जब आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो नेगेटिव सेंटेंस की ना एक पहचान होती है। नेगेटिव सेंटेंस एक्टिव में आपको जब मिलता है तो वहाँ पे आपको मिलती है एक वर्ड जिसको आप बोलते हैं नॉट। और एक बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लीजिए, नॉट वर्ड, ये वाला नॉट, NOT नॉट, इवन तो नेवर ऑल्सो। नॉट वर्ड जब भी आपके एक्टिव या पैसिव कहीं भी किसी भी स्टेटमेंट में आएगा और आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कहाँ पर रखूँ, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ मुझे नोट लगाना चाहिए, तो आप आंख बंद करके नंबर 3 पे नोट को रख देना। फिर से बोल रही हूँ, नंबर 3 पे नोट आएगा, चाहे वो एक्टिव का सेंटेंस हो चाहे हो वो पैसिव का सेंटेंस। तो किसी सेंटेंस में अगर नॉट आ गया इसका मतलब सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव का। टेंस कौन सा है ये बात की बात है, लेकिन सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव सेंटेंस है। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस में एक्टिव में क्या आपको मिल रहा होता है, माने क्वेश्चन किस तरीके से आपको मिलता है। तो नंबर 1 पे तो आ जाएगी सब्जेक्ट, नंबर 2 पे आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3 पे ऑफ कोर्स आ जाएगा आपका नोट। देखो नंबर 1 पे सब्जेक्ट आ गया, 2 पे हेल्पिंग वर्ब आ गया और 3 पे आ गया नोट एक्टिव के अंदर। पैसिव में वैसे दिखाऊंगी आपको कि कैसे वो नंबर 3 पे प्लेस करता है। उसके बाद आपको वही V1 ING मिलेगी और ऑब्जेक्ट पे आपने एंड कर देना है। सिंपल सी बात है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिल रहा है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को आपको जब पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, देख लेते हैं। पैसिव यानी कि आंसर बनाने के लिए एक ही रूल को बार बार दोहराना है। ऑब्जेक्ट को उठा के नंबर 1 पे ले आना, लो जी नंबर 1 पे ले आए। उसके बाद एक्टिव में नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब है, पैसिव में नंबर 2 पे सामने आ गई। एक्टिव में नंबर 3 पे नोट है तो पैसिव में भी नंबर 3 पर ही नोट आया, कहीं और नहीं गया। उसके बाद नंबर 4 पे यहाँ तो है आपकी V1, लेकिन यहाँ क्या लगानी है, यहाँ पे आपने लगानी है ING का बीइंग, तो आप यहाँ पे लगा दोगे ING का बीइंग। उसके बाद नंबर 5 पे आप लगा दोगे वॉइस की थर्ड फॉर्म, वॉइस की नहीं आई मीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लगा दोगे और सब्जेक्ट से एंड कर दोगे। थोड़ा सा आपको बस चीज़ों को शफल करना है। किसके बाद? नॉट के बाद। नॉट के बाद शफलिंग करेंगे और आपका काम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या नॉट के बाद? क्या नॉट के बाद यहाँ V1 आया था, लेकिन पैसिव वॉइस में नॉट के बाद बीइंग आएगा। नॉट के बाद V1 के बाद ING आया था, लेकिन अब बीइंग के बाद V3 आएगा। इतनी सी हल्की सी शफलिंग करनी है, आगे पीछे करना है, आंसर कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, क्वेश्चन था सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट, आंसर बनाया तो ऑब्जेक्ट को आगे नंबर 1 पर ले आए, हेल्पिंग वर्ब नंबर 2 पे थी सेम जगह रही, नॉट नंबर 3 पे था सेम जगह रहा, आपने कुछ नहीं छेड़ा। फिर आ गया बीइंग, फिर आ गया V3 और फिर आ गया बाय और लास्ट में आ गया आपके लिए सब्जेक्ट। ठीक है, भाग जाओ यार, देखो पढ़ने के लिए आ गए वो भी, है ना, सीख लो, उससे सीखो, कुछ वो भी सीख रहा है तो आप भी सीखो। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में करते हैं, सपोज हम दे आर नॉट स्टडिंग, क्या नहीं पढ़ाए हैं आपको,
चलो इंग्लिश अपनी बढ़ा देते हैं ना, उस पर सब कोई मसला रहता है उस लैंग्वेज पे। भाई मुझे तो ये लैंग्वेज बहुत पसंद है, कोशिश करो आपको भी अच्छी लगे। रीज़न बीइंग ये लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज जो सिर्फ पढ़ाई करके एग्ज़ाम पास करने तक ही लिमिटेड फिक्स नहीं है, मतलब इसके बाद भी काम आती है ना आपको। तो कोशिश करो प्यार कर लो इस भाषा से। चलो देखते हैं क्या क्या आ रहा है। दे हो गया मेरा सब्जेक्ट, आर नॉट, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया आपका ऑफकोर्स नेगेटिव वर्ड। तो देखो नंबर 1 पे आ गया कौन, सब्जेक्ट। नंबर 2 पे आ गया कौन, हेल्पिंग वर्ब। नंबर 3 पे आ गया कौन, नेगेटिव वर्ड। नंबर 4 पे आ गया आपके पास V1 प्लस ING। और नंबर 5 पे आ गया आपके पास कौन, ऑब्जेक्ट। चेक कर लो 1 2 3 4 और 5, उतना ही है ना अभी आपके पास। चलो अब चेंज करते हैं, चेंज करने में कोई मुश्किल नहीं है। क्या लिखा है मैंने, पहले पहले कौन आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। कहाँ है ऑब्जेक्ट, ये रहा ऑब्जेक्ट। इसको उठा के मैं आगे ले आती हूँ, आंसर बना रही हूँ ना, लिख देती हूँ आंसर यहाँ पे। तो कौन आ गया, ये आ गया आपका इंग्लिश। अब इंग्लिश के साथ तो आर नहीं आएगा, जब यहाँ क्वेश्चन में दे के साथ आर था, लेकिन क्योंकि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होती है, तो आप नहीं बोलेंगे इंग्लिश आर की, तो होता ही नहीं है। इंग्लिश एक सिंगुलर नाउन है, तो आप भी बोलेंगे इंग्लिश इज। ये मैंने पहले भी कहा था, हेल्पिंग वर्ब का इंटरचेंज मतलब आपस में बदलाव पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आप इसकी जगह वॉज या इसकी जगह आप हैज़ या हैड लगा दो, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप इज या आर की जगह इनको आपस में चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ देखना है लास्ट वाला ऑब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है आप सिंगुलर हो जाओ, प्लूरल होता आप इसको आर का आर रहने देते। पर क्योंकि ये एक भाषा का नाम है, भाषा का नाम कभी भी प्लूरल फॉर्म पे नहीं आता, इसलिए आपने भी यहाँ पर आर नहीं लगाना है। तो आप बोलेंगे इंग्लिश इज, इतना हो गया। नंबर 3 पे क्या आ रहा है, नोट, हम भी कर देते हैं नोट। नंबर 4 पे क्या आ रहा है, बीइंग, हम भी उठा देते हैं और बीइंग को ले आते हैं। बीइंग कहाँ से आया, फिर से बता दूं, ING की जगह आप बीइंग लिखते हैं। बस ये हल्की सी शफलिंग करती है, ये ऐसे यहाँ आता है और ये ऐसे यहाँ चला जाता है, बस इतना सा शफलिंग होता है। कहाँ, आपके कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे वो हो पास्ट का। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस नहीं बनता है पैसिव वॉइस में। स्टडी का थर्ड फॉर्म बना लेते हैं। स्टडी की सेकंड फॉर्म होती है स्टडीड, वाई काटकर IED, और थर्ड फॉर्म भी होती है स्टडीड ही, दोनों बार सेम फॉर्म है। अब क्या लगाना है आपने, अब आपने लगानी है बाय। अब क्या लगाना है आपने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में लिखा है दे, और दे एक प्रोनाउन है। दे जब कन्वर्ट होता है तो दे की जगह आपको लिखना पड़ेगा देम। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो पहले मैं आपको टेबल करा दूं, पहले ये कर लेते हैं। देखो क्या क्या हुआ, हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। नंबर 3 पे नॉट आ रहा होगा, आ रहा है 1 2 3, नंबर 3 पे आ रहा है ऑफकोर्स। सवाल क्या था, दे आर नॉट स्टडिंग इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव कैसे बनाया, इंग्लिश इज नॉट बीइंग स्टडीड बाय देम। आसान लगा ना, फिर से बोल दूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स के बड़े बड़े वाले फार्मूले नहीं है, उसको सीख जाते हो लेकिन यहाँ अटक जाते हो। भाई साहब बहुत पढ़ लिया आपने, जाओ आप कहीं और जगह पढ़ाई करो, उसको सीख सकते हो तो इसको भी सीख सकते हो बच्चा बाटी, इतना मुश्किल नहीं है, इसको सीख लो। ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन के बाद फिर चाहे कितनी मर्जी बड़ी बड़ी अंग्रेजी मारना, जैसे वो आपके कौन है, शशि थरूर जी हैं, कितना अच्छा अंग्रेजी बोलते हैं ना, आप भी उनके लेवल का बोलोगे। लेकिन उनके लिए, उन तक पहुंचने के लिए आपको अपना फाउंडेशन पक्का करना पड़ेगा, ठीक है। और बोलना भी चाहिए, एक अलग भाषा को सीखने में बुराई भी क्या है अगर आप सीख लेंगे तो। एक बार आप फाउंडेशन कर लीजिए, उसके बाद हम कोशिश करेंगे मैं आपको एडवांस करवाऊँ और स्पीकिंग के लिए अलग से बताऊँ। Then I will teach you how you can conversate or else communicate in English language with your friends. उसके लिए भी ट्राई कर सकते हैं। खैर 2 सेंटेंस हो गए ना, 2 बचे हुए हैं, किसके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। वहाँ आ जाते हैं। अब की बार आपको 3rd नंबर पे सेंटेंस मिलता है कौन सा, इंटरोगेटिव। अब कैसे आप पहचानोगे कि सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव है, तो इस तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं है, पहचान हर बार एक ही है। फिर आप उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलो, वो आपकी चॉइस है।
इंटरोगेटिव के सेंटेंस को आइडेंटिफाई माने पहचानने का तरीका होता है कि नंबर 1 पे ना यहाँ आपको मिलती है हेल्पिंग वर्ब। वो इज एम आर भी हो सकती है, वो वाज वर्ब भी हो सकती है, वो डू डज भी हो सकती है, वो डिड भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। सिर्फ पहचानो क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस के नंबर 1 पे मिलती है हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद लास्ट में यानी कि आखिर में लगा होता है एक क्वेश्चन मार्क। तो ये दो चीज़ों को देख के आप बोल दोगे, टेंस कोई भी है, टेंस की बात नहीं कर रही हूँ, टेंस कोई भी सकता है, लेकिन इन दो चीज़ों को देख के आप बोल सकते हो कि जो भी सेंटेंस लिखा है बोर्ड के ऊपर या नोटबुक में या कहीं भी वेयरसोएवर, वो सेंटेंस किस चीज़ का है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब अगर इज एम आर है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, डू डज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डिड है तो पास्ट इंडेफिनिट है, हैज हैव है इस जगह तो प्रेजेंट परफेक्ट है। बस इतना डिफरेंस होता है, लेकिन अदरवाइज तो सेम चीज़ है। हर एक इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरुआत में यानी कि नंबर 1 पे आएगा और लास्ट में लगा होगा क्वेश्चन मार्क। इससे आप पहचान जाओगे, आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपका सेंटेंस कैसा है। चलिए बनाते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में एक्टिव में जो आपको मिल रहा होता है ना, वो कैसा, क्योंकि मैंने आपको बोला नंबर 1 पे क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। तो आपको शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब आ रही होगी और उसके बाद आ रहा होगा सब्जेक्ट। अभी तक आपने दो सेंटेंसेस पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या देखा था, आपने देखा था सब्जेक्ट हमेशा नंबर 1 पे आया, लेकिन जैसे ही हम लोग थर्ड सेंटेंस इंटरोगेटिव पे पहुंचे, आपका सब्जेक्ट स्विच होकर नंबर 2 पे चला गया और उसके लेफ्ट साइड में, उसके उल्टे हाथ की तरफ लग गया क्या, एक हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि वो उसके शुरुआत में आता है, नंबर 1 पे आता है। इसके बाद वही लगाना है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और बाद में लगा देना है आईएनजी और ऑब्जेक्ट से आपने सेंटेंस को एंड करना है और आखिर में लगाना है क्वेश्चन मार्क। तो देख लो, नंबर 1 पे हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, दिस वन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, दिस वन। तो जैसे ही आपके सामने कोई भी एक अंग्रेजी का वाक्य आपके सामने कोई रख देता है और पूछता है बताओ बेटा ये कौन सा सेंटेंस है, तो आपने कुछ नहीं देखना है, आपने देखना है हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रही है, सब्जेक्ट के पहले या फिर सबसे नंबर 1 पे, लास्ट में क्या आ रहा है, क्वेश्चन मार्क। तो बोल देना आग बंद करके कि भाई ये जो सेंटेंस आपका है ना, ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है। टेंस कौन सा है उस पर बात नहीं की हमने, टेंस तो यहाँ इसके हिसाब से कोई भी हो सकता है, लेकिन सेंटेंस कौन सा है, इंटरोगेटिव। अब इसको जब पैसिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये तो था क्वेश्चन। अब जब इसका आपने पैसिव बनाना है तो एक चीज़ को फिर से आपको याद रखना पड़ेगा, पोजीशन जिसकी जहाँ होती है एक्टिव में, सिवाय इनके, पोजीशन जिसकी जहाँ होती है एक्टिव में वो वही रहती है। अभी आपने देखा था नेगेटिव सेंटेंस में नंबर 2 पे हेल्पिंग वर्ब आया था एक्टिव में, तो हमने पैसिव में भी नंबर 2 पे रखा था। नंबर 3 पे नॉट आया था एक्टिव में, तो हमने पैसिव में भी नॉट को नंबर 3 पे रखा था। हमने कोई शफलिंग नहीं की थी उनकी, है ना, शफलिंग कहाँ हुई थी, सिर्फ यहाँ हुई थी। तो यहाँ पर भी क्योंकि आपका सवाल से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से एक्टिव पार्ट शुरू हो रहा है, तो पैसिव पार्ट भी आपका हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। उसका रीज़न एक और भी है, पहले मैं पूरा कर दूं। एग्जाम्पल, हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 पे एक्टिव में आया, नंबर 1 पर ही पैसिव में आया। उसके बाद नंबर 2 पे सब्जेक्ट आ रहा था, तो हमने किसको लेकर आ गया उसकी जगह, ऑब्जेक्ट। हालांकि जब ये ऑब्जेक्ट आगे आता है तो ऑफकोर्स ये भी सब्जेक्ट ही बन जाता है। उसके बाद आपको लगाना है नंबर 3 पे क्या, बीइंग, ये लगा दिया आपने। नंबर 4 पे क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये लगा दिया आपने। और फिर ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर, और सब्जेक्ट को उठा के आपको लास्ट में ले जाना है और क्वेश्चन मार्क को रिपीट करना मत भूलिएगा। यहाँ पे नंबर 3 पे आ गया ये, और नंबर 4 पे आ गया ये, और नंबर 5 पे आ गया ये। हमने क्या किया, हमने सिर्फ 3 और 4 के नंबर्स पे आए हुए वर्ड्स को शफल किया। 4 वाला पहले आ गया, 3 वाला बाद में चला गया, बस इतना डिफरेंस हुआ ना। उसके अलावा तो कोई डिफरेंस नहीं हुआ। जहाँ हेल्पिंग वर्ब थी वहीं आई, जहाँ सब्जेक्ट था वहीं आया, सिर्फ ये चेंज हुए, जहाँ ऑब्जेक्ट था वहीं गया। ठीक है, इसके अलावा कोई नहीं। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जब आपने सवाल को क्या करके किया है तो पैसिव वॉइस भी तो क्या करके ही पूछेंगे। पहले बनाते हैं एग्जाम्पल, बाद में मैं आपको उसकी हिंदी के साथ क्लियर करती हूँ।
सपोज आप कहें एम आई लर्निंग माई लेसन। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ना एग्जाम्पल, ये बहुत ही बेसलेस है, क्योंकि अगर मैं ही आपसे पूछूंगी कि मैं अपना पाठ याद कर रही हूँ या नहीं, तो बड़ी बेवकूफ़ वाली बात है भाई। अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे दिख रहा है कि मैं कर रही हूँ, वरना मैं आपसे क्यों पूछूंगी भला। खैर, यहाँ पे आ गया एम। एम कौन है? एम हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। कहाँ पर आ रहा है? नंबर 1 पर आ रहा है। आई कौन है? आई हो गया आपका सब्जेक्ट। कहाँ आ रहा है? नंबर 2 पे आ रहा है। कहाँ गया? ये रहा। ठीक है, लर्निंग। लर्निंग आपका पूरा कर देते हैं। लर्न हो गया आपका V1 और ING हो गया आपका ING ही ऑफकोर्स। कहाँ आ रहा है? नंबर 4 पे आ रहा है। माई लेसन ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, नंबर 5 पे आ रहा है, और ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पूछ रहा है कि क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अब अगर आप पैसिव वॉइस में करते ना कि माई लेसन इज़ बीइंग लर्नड बाय मी, तो क्या हो जाता है कि मेरा पाठ मेरे द्वारा लर्न किया जा रहा है। उल्टा हो जाता है ना, फिर आप क्या बना देते? फिर आप उसका बना देते क्या? चलो मैं आपके लिए ना यहाँ बनाती हूँ इसका आंसर ऊपर हाइट पे थोड़ा, ताकि दिक्कत ना आए। देखो मैं आपको समझाती हूँ। अगर अब आप ये गलती करते कि आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद करते तो क्या होता? ये इसका आंसर हम यहाँ बना रहे हैं। आप क्या बोलते? आप बोलते माई लेसन इज, इतना तो आपको आता नहीं कि कौन कौन चीज़ कहाँ रखनी है। अब मैंने आपको नंबरिंग से भी सिखा दिया, बाकी तरीके से भी सिखा दिया। अब कोई ना कोई तरीका तो आपके अंदर चला ही जाएगा। बाय मी। तो क्वेश्चन क्या था? देखो क्वेश्चन था आपका एम आई लर्निंग माई क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन मतलब कि लेसन, क्या मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ। अगर आप क्या मैं अपना पाठ के आंसर में इसको बनाएंगे और आप बोलेंगे माई लेसन इज बीइंग लर्नड बाय मी, तो याद करो ये चीज़ आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पॉजिटिव में की थी, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पॉजिटिव का आंसर हो गया। गलत हो गया ना? यहाँ तो बोल रहा है क्या मैं याद कर रहा हूँ, और यहाँ बोल रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे वो पॉजिटिव वाली बात कर रहा है, तो ये आंसर आपका कैसा हो गया? ये आंसर आपका रॉन्ग हो गया। सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए था? जो ये हेल्पिंग वर्ब आपने राइट में लिखी है, बस आपने ये कहाँ लिखनी थी? इसके लेफ्ट में। माने आप क्या आंसर बनाते हैं, इसको फिर से आप करते हैं और सही आंसर बनाते हैं। आपका आंसर एम कहाँ पे आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब नंबर 1 पे आ रही है। एक्टिव में नंबर 1 पर ही आएगी। पैसिव में आप लेसन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज, उसके बाद आप बोलेंगे माई लेसन, फिर आप बोलेंगे नंबर ऑफ कोर्स 3 पे बीइंग, नंबर 4 पे वर्ब लर्नड बाय, और आई का हो जाएगा मी, और लास्ट में आपने लगा देना है क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ एक्टिव, हेल्पिंग वर्ब से शी शुरू हुआ पैसिव। तो ये इसका ही आंसर पार्ट मैंने आपको ऊपर बनाकर दे दिया। फिर से बोल रही हूँ, हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होगा क्वेश्चन तो हेल्पिंग वर्ब से ही बनाओगे आंसर। ठीक है जी। अभी हमने डिस्कस किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हम डिस्कस करेंगे आखिरी वाले सेंटेंस को, जिसका नाम होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चल रहा है, लेकिन सेंटेंस का नाम होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, देख लेते हैं उसको भी। अब हमारे पास इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव भी कर लिया, अभी भी एक कुछ देर पहले ही किया, उसके पहले हम नेगेटिव करके आए थे। अब कैसे पहचानोगे कि इंटरोगेटिव नेगेटिव है? तो देखो नंबर 1 पे हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, राइट। उसके बाद नंबर 3 पे मिलेगा नॉट। ये इम्पॉर्टेंट है शुरुआत में आपको चीज़ों को पहचानने के लिए। एक बार आपको समझ में आ गया, फिर थोड़ी आप नंबर 1 या नंबर 3 चेक करे होंगे, फिर तो आप बिंदास बोलेंगे हाँ देखते सारी भाई ये टेंस ये है और सेंटेंस ये है। ये सिर्फ शुरुआत में आप कैसे चीज़ों को पहचानोगे ये उसके लिए बताती हूँ मैं आपको। ठीक है जी, ये हो गया आपका नॉट। और ऑफ कोर्स लास्ट में आपको माने बिल्कुल आखिर में सेंटेंस जब पूरा खत्म हो जाएगा तो वहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आपको कौन मिलेगा? ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब।
क्या बोल रही हूँ ये, आई मीन क्वेश्चन मार्क मिलेगा, आई मीन फुल स्टॉप की जगह। रिपीट करती हूँ अपना वर्ड, मैं खुद ही बोल रही मैंने क्या बोला। नंबर 1 पे आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, नंबर 3 पे आपको नॉट मिलेगा, और लास्ट में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क मिलेगा। ये मैंने बोलना था, पता नहीं क्या बोल दिया। अब समझ गए ना, क्वेश्चन मार्क मिलेगा कहाँ, लास्ट में स्टेटमेंट पूरा लिखने के आखिर में। तो इस तरह पहचानोगे। जब ये 3 चीज़ें अवेलेबल होंगी तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव का होगा। टेंस कौन सा है वो ये चीज़ बताएगी। तो ये भाई साहब होते हैं ना हमारे पास, डू डज इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड और डिड और विल शेल, ये दिखाते हैं कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है या कोई और है। ठीक है, तो इससे आइडेंटिफाई करते हैं। चलिए अब बनाते हैं इसके रिगार्डिंग एक्टिव में क्या होता है और पैसिव में कैसे बनाओगे उसको। ये भी सी है ना, ई नहीं है, चलो ठीक कर दिया मैंने। चलो क्वेश्चन बनाते हैं। और अब हम बोले कि सपोज आर वी नॉट वॉचिंग मैच और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सेंटेंस आ गया। अब मैं पूछ लूँ आपको कि बेटा जी बताओ मुझे ये कौन सा सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे कि मैम नंबर 1 पे लिखी हुई है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नंबर 3 पे लिखा हुआ है नॉट, उसके बाद लास्ट में सबसे आखिर में स्टेटमेंट खत्म होते ही फुल स्टॉप की जगह आ रहा है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब जो आपने सेंटेंस बोर्ड पे लिखी है वो इंटेरोगेटिव नेगेटिव की है। वेरी सिंपल, बन गई बात। अच्छा हमने वो तो बनाया ही नहीं, इसका रूल क्या बनेगा। चलो क्वेश्चन आए, कोई बात नहीं। अब तब समझ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब मैं बिना पैसिव के रूल के बनाती हूँ इसका आंसर। चलो नहीं कर देती हूँ मैं, पैसिव का रूल देख लो। आपको क्या करना होगा, आपको वही नहीं क्वेश्चन मार्क है भाई, क्या कर रही हूँ। आपको वही हेल्पिंग वर्ब आगे रखना होगा, उसके बाद आप ऑफ कोर्स अपने ऑब्जेक्ट को आगे लाओगे। नंबर 3 पे आपको नॉट को रखना होगा, नंबर 4 पे आप बीइंग को रखोगे, नंबर 5 पे आप V3 को रखोगे, बाय लगाओगे और सब्जेक्ट से एंड करने के बाद आखिर में लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब आर, सब्जेक्ट ये है आपको वी, नॉट, वॉच प्लस ING वो आपने चेंज करना है, बाय और ऑफ कोर्स आपका सब्जेक्ट। चलो चेंज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है प्लूरल की आर, लेकिन क्या एक्टिव में भी पैसिव में भी आर लगानी है। चेक करते हैं कौन है ऑब्जेक्ट में, मैच। आगे ले आते हैं मैच जो है वो सिंगुलर होता है, मैचेस कभी नहीं बोलते हम लोग, मैच हमेशा सिंगुलर होता है। तो हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में आई थी आर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट कैसा है, ऑब्जेक्ट मेरे पास यहाँ पे सिंगुलर वाला है, तो ऑफ कोर्स मेरा जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर। इज मैच। नंबर 3 पे क्या आएगा, नॉट, चलो लगा देते हैं नॉट। नंबर 4 पे क्या आएगा, बीइंग, लगा दिया। नंबर 5 पे क्या आएगा, थर्ड फॉर्म किसकी, इसकी। थर्ड फॉर्म क्या होती है, वॉच्ड। सेकंड भी क्या होती है, वॉच्ड। फिर क्या लगाना है, बाय। फिर क्या लगाना है, ये है सब्जेक्ट, क्या बन जाएगा यहाँ पे आके, अस, और लास्ट में लगा दिया आपने क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका आंसर, ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, तो डिस्कस किया हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब आता है, सब्जेक्ट आता है, नॉट आता है, V1 ING आता है ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगता है क्या, क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, एक्टिव तो हेल्पिंग वर्ब से ही शुरू होगा। पैसिव में ये बात मैं बहुत बार दोहराती हूँ, आगे भी दोहराऊंगी, क्योंकि आप इस चीज़ को हमेशा भूल जाते हो। अगर एक्टिव वॉइस का शुरुआत हेल्पिंग वर्ब ने किया ना, तो पैसिव वॉइस का शुरुआत भी हेल्पिंग वर्ब ही करेगा। ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध के कस के रख लो ताकि आप भूलो ना। हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ था, मैंने बनाया आंसर किससे, हेल्पिंग वर्ब से। ऑब्जेक्ट को आगे लेकर आ गई, नॉट नंबर 3 पे आ गया अपनी जगह, फिर बीइंग लगाया, थर्ड फॉर्म लगाई, बाय लगाया और सब्जेक्ट पे एंड करते हुए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस तरह से हमने कंप्लीट तरीके से सीखा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इसके पहले हम लोग इंडेफिनिट्स तीनों के अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जब आप प्रेजेंट, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस को एक साथ करोगे ना तो आपको शुरुआत में दिक्कत आएगी, लेकिन वहाँ पे आपने कैसे पहचानना है, ऑफ कोर्स उसके लिए मैं हूँ ना हेल्प करने को, मैं आपको हेल्प करूँगी। तो देखो बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, लेकिन उसके पहले मेरी आपसे ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिस कर लिया करो, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रही हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स के बहुत बड़े बड़े फार्मूले नहीं है जो आपको याद नहीं होंगे। छोटी छोटी बातें हैं, दिमाग में तब आ जाएंगी विद इन 5 सेकेंड। जैसे ही अपना प्रैक्टिस करोगे, इसके 5-7 क्वेश्चन कर लो, अभी आपको आ जाएगा। पिछले वाले 5-7 क्वेश्चन कर लो, आपको आ जाएगा। मतलब अगर आप गिन के 5-5 क्वेश्चन भी मेरे लेक्चर के बाद प्रैक्टिस के कर लेते हैं ना, बिल्कुल सिंपल वाले, तो आई गारंटी यू आपको पैसिव वॉइस के हार्डर एडवांस क्वेश्चन तो 5 सेकंड में आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो ये लेक्चर कंप्लीट हो गया, मैंने आपको रिक्वेस्ट भी कर दी और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी रिक्वेस्ट पूरी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। आज के लिए इतना ही है।